नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिता ठाकुर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे कश्मीर में केसर उत्पादन की। जानेंगे दार्जिलिंग के चाय बागानों के श्रमिकों को बोनस न मिलने के कारण को। बताएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। समझेंगे रबी की बुआई देश में कहां कहां हो रही है। साथ ही बताएंगे मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों के लिए क्या है राहत भरी खबर। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद अब कश्मीर के किसान भी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कश्मीर बेशकीमती केसर के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ के किसान हताश और मायूस हैं। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कश्मीर में केसर उपजाने वाले किसान उत्पादन में लगातार कमी से परेशान हैं। जैसे जैसे केसर के परिपक्व जामुनी रंग के फूल तोड़ने के दिन नजदीक आ रहे हैं, पुलवामा जिले के लेथीपोरा के किसानों को उत्पादन की फिक्र होने लगी है। श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर पामपोर शहर के पास लेथीपोरा केसर की खेती के लिए विख्यात है। यहाँ के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से केसर की खेती पर ही निर्भर है। इसका उत्पादन ईरान व स्पेन के अलावा भारत के कश्मीर में होता है। पूरे कश्मीर में सिर्फ पुलवामा केसर का उत्पादक जिला है। कश्मीर के अलग अलग हिस्से विभिन्न बागवानी उत्पादों के लिए मशहूर हैं। उत्तरी शहर सोपोर तथा दक्षिणी शहर सोपलान सेब के लिए मशहूर है। मध्य जिला बदगाम बादाम और उत्तरी जिला कुपवाड़ा अखरोट के लिए। दरअसल केसर का जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। बागवानी उत्पादों के बाद केसर ही राज्य का सबसे बड़ा उद्यम है। इससे करीब 20,000 परिवारों की रोजी रोटी चलती है। कश्मीर में केसर की खेती का इतिहास 500 ईस्वी से शुरू होता है। भारत में केसर की खेती में इसका एकाधिकार है, फिर भी भारत को केसर का आयात करना पड़ता है। देश में हर वर्ष 10 से 15 मीट्रिक टन केसर का उत्पादन होता है, जबकि मांग करीब 40 मीट्रिक टन की है। दार्जिलिंग के चाय बागानों में श्रमिकों को बोनस न मिलने से चाय श्रमिक में भारी असंतोष देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या है जो मालिकों ने श्रमिकों को उनके हक का बोनस नहीं दिया? आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। दार्जिलिंग के चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके हक का बोनस नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनमें मायूसी छाई हुई है। इसको देखते हुए सह श्रमायुक्त ने 21 अक्टूबर को फिर से बैठक बुलाई थी, जिसमें 12% बोनस पर सहमति बनी। इस प्रबंधन द्वारा चाय श्रमिकों को दीपावली से पहले 8.33% व दीपावली के बाद 3% बोनस देने पर समझौता हुआ, लेकिन इन मजदूरों को अब तक बोनस नहीं मिला है। अब यहाँ की सरकार ने इन श्रमिकों को हक दिलाने के लिए चाय मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिन के अंदर सारा बोनस श्रमिकों को दे, नहीं तो मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण भारत के केरल राज्य में इस साल उम्मीद से कहीं कम बारिश होने से राज्य में कॉफी, इलायची, काली मिर्च, चाय और रबड़ के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे यहाँ के किसानों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। केरल कॉफी, इलायची, काली मिर्च, चाय और रबड़ जैसी प्लांटेशन क्रॉप्स का प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन राज्य को इस बार सूखे की मार से गुजरना पड़ा। कर्नाटक के बाद केरल कॉफी और काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉफी ग्रोवर्स का कहना है कि लगातार 2 सालों से राज्य में कॉफी की फसल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे इसके उत्पादन में 20% की कमी आई है। इलायची भी कम बारिश की मार से बच नहीं पाई है और इसके उत्पादन में 40% की गिरावट देखने को मिली है, जो अब करीब 15,000 टन रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे काली मिर्च के दाम भी पिछले कुछ महीनों से 800 रुपए प्रति किलो पर चल रहे हैं। हालांकि एक्सपोर्टर्स एक सामान्य फसल की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ग्रोवर्स को इसकी उम्मीद नहीं है। खरीफ सीजन जाने के बाद अब रबी फसल की बुआई जोरों से शुरू हो गई है। ऐसे में इस साल गेहूं की बुआई 55% ज्यादा हुई, जबकि चने की बुआई में 30% की कमी आई है।
इस वर्ष पूरे देश में रबी फसल की बुआई लगभग 81.6 लाख हेक्टेयर की गई है। हालांकि ये पिछले साल की समान अवधि से करीब 9% कम है। इसमें रबी की मुख्य फसल गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में तकरीबन 55% ज्यादा है, लेकिन रबी दलहन में चना की बुआई पिछले साल की तुलना में 30% कम रकबे पर हुई। गौरतलब है कि इस साल मानसून बेहतर रहने से खरीफ सीजन में दलहन की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं इस बार रबी सीजन की शुरुआत में ही दलहन की बुआई की रफ्तार धीमी है। पिछले साल अब तक 30.1 लाख हेक्टेयर पर दलहन की बुआई हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 24 लाख हेक्टेयर पर दलहनों की बुआई हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों ने तो पहले से ही अपनी कमर कस ली थी, लेकिन यहाँ के कृषि विभाग ने भी गेहूं और चने की बोवनी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग को कुल 63,710 कृषि हेक्टेयर भूमि में से 21,840 में गेहूं लगाने का लक्ष्य दिया गया है। सोयाबीन की उपज आने के बाद किसान गेहूं और चने की बोवनी की तैयारी में लग गए हैं। ज्यादातर किसान खेतों में बीज डालते हुए दिख रहे हैं। कृषि विभाग ने भी इसकी तैयारी कर ली है। विभाग को कुल 63,710 कृषि हेक्टेयर भूमि में से 21,840 में गेहूं लगाने का लक्ष्य दिया गया है। पिछले साल इसका लक्ष्य 23,849 हेक्टेयर में था। इस बार चने का लक्ष्य 17,458 हेक्टेयर से बढ़ाकर 36,850 हेक्टेयर कर दिया गया है। किसानों का रुझान गेहूं की फसल पर है। इसके चलते गेहूं की बोवनी ज्यादा क्षेत्र में की जाएगी। चना बीज महंगा होने से भी अधिकांश किसानों ने गेहूं की बोवनी करने की बात बताई है। शेष 50% कार्य चल रहा है। कुछ किसान अलसी, मसूर, सरसों, मटर आदि की भी बुआई करेंगे। एक देश और एक कर की दिशा में केंद्र सरकार ने कौन सा कदम उठाया है, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया 31 जनवरी 2017 तक चलेगी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों की अलग अलग सीमा तय की गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। एक देश और एक कर की दिशा में अब केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया 31 जनवरी 2017 तक चलेगी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया 31 जनवरी 2017 तक चलेगी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों की अलग अलग सीमा तय की गई है। जीएसटी के अंतर्गत कारोबारियों को एक ही पोर्टल पर सभी तरह की कर गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। इससे पहले वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स आदि के पंजीकरण एवं भुगतान के लिए अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारे भुगतान एक ही मंच पर किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको जो भी दस्तावेज जमा कराने हैं वो स्कैन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया में अब आप प्रूफ के तौर पर हार्ड कॉपी जमा नहीं करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि ओटीपी नंबर आपके मोबाइल पर ही आएगा, जिससे आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। जाड़े के सीजन में इस साल आपको रजाई और गद्दे बनवाने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल इस साल कपास पिछले साल के मुकाबले करीब 20% महंगा हो गया है। कपास के किसानों की इस साल चांदी है। कम बुआई के बावजूद पैदावार शानदार हुई है और ऊपर से पिछले साल के मुकाबले भाव भी ज्यादा मिल रहे हैं। इस साल देश में कपास की खेती करीब 10% कम हुई है, लेकिन अच्छी बारिश से इस साल कपास की पैदावार करीब 5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही क्वालिटी भी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी है। ऐसे में नई फसल की आवक के बावजूद कीमतों में ज्यादा गिरावट आने की गुंजाइश नहीं है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अभी भले ही इंटरनेशनल मार्केट में भारत के कपास के दाम ऊंचे हैं, लेकिन भारतीय कॉटन की डिमांड भी हमेशा की तरह ऊंची रही। इसे देखते हुए इस वर्ष कॉटन का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। आटा महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में रोटी का निवाला भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि पिछले एक महीने में दिल्ली के थोक बाजारों में गेहूं 15 से 20% तक महंगा हो गया है। पहले अरहर दाल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई और अब आटे के बढ़ते दामों ने
जी हाँ, पिछले एक महीने में दिल्ली के थोक बाजारों में गेहूं 15 से 20% तक महंगा हुआ है। खाद्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के थोक बाजार में 8 अक्टूबर को 1825 रुपए क्विंटल मिलने वाला गेहूं अब 8 नवंबर को 2130 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, यानी एक महीने में 305 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं महंगा होने का असर आटा की कीमतों पर भी पड़ा है। आटा महंगा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 20 दिनों में आटा 23% तक महंगा हो गया है। 20 दिन पहले हम 22 रुपए प्रति किलो बेच रहे थे और अब इसकी कीमत 27 रुपए प्रति किलो हो गई है। लोगों का कहना है कि बाजार में गेहूं जितना चाहिए उतना नहीं है। पिछले एक महीने में दिल्ली के बाजारों में गेहूं 15 से 20% महंगा हुआ है। इस वजह से आटा मिलों की लागत बढ़ी है। नतीजा ये हुआ कि इसका असर अब साफ तौर पर थोक और खुदरा बाजार पर दिखने लगा है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की थी। इस राज्य के चुने गए लोगों को सरकार द्वारा हर महीने प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं और दाल मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सिस्टम सही न होने से इन लोगों को कभी गेहूं मिलता है तो कभी दाल। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा की सरकार द्वारा यहाँ के लोगों के लिए दाल और रोटी मुहैया कराने का सिस्टम तैयार किया गया है। इस श्रेणी में सोनीपत जिले में करीब 5.25 लाख यूनिट है, जो विभिन्न श्रेणियों में बटे हुए हैं। इसमें बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउसेस शामिल हैं। हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग मानकों से राशन देने का प्रावधान है, लेकिन दाल का एक ही सिस्टम है जो लोगों को कभी भी समय से नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो पूरे जिले में करीब 60,000 से अधिक प्रायोरिटी हाउसेस राशन कार्ड हैं। करीब 55,000 बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं। राजस्थान में इस समय रबी की बुआई चल रही है, लेकिन इस बार मौसम में आए बदलाव के कारण सरसों को लेकर किसानों का रुझान कम होता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इस साल भाव ज्यादा मिलने से किसानों का रुझान लहसुन चने की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान के 12 जिले में इन दिनों रबी की बुआई का दौर जारी है। कृषि विभाग ने इस बार रबी फसलों के लिए 3,35,200 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। जिले के किसानों का कहना है कि सरसों की बुआई का समय निकल गया है, अब गेहूं चना की बुआई की जा रही है। कृषि अनुसंधान के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं की 5 से 6% बुआई हो चुकी है। सरसों की 75% और चने की 55% बुआई पूरी हो गई है। किसान उन्नत किस्म के बीज लें और उपचारित बुआई करें ताकि कीट का प्रकोप और बीमारियां कम हों। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार गेहूं 1,60,000 हेक्टेयर, जौ 1,000, सरसों 90,000, अलसी 700, चना 13,000, अन्य दलहन 1,000, धनिया 35,000, मेथी 2,000, लहसुन 30,000, चारा 2,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य है। उत्तराखंड में कोरियन तकनीक से मशरूम उत्पादन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की अल्मोड़ा जनपद में ताड़ी खेत स्थित पहली यूनिट में औषधीय गुणों से भरपूर ऑयस्टर मशरूम का करीब 1.5 क्विंटल रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। टमाटर की नई फसल आने के बाद थोक बाजारों में इसके भाव तेजी से घट रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में टमाटर की खेती करने वाले करीब 6,000 किसानों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के टमाटर उत्पादों को फिलहाल बाजार व मंडियों में न तो इसका उचित मूल्य मिल पा रहा है, न ही उनके पास इसे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है। किसानों का कहना है कि नई फसल आने के बाद टमाटर के थोक भाव घटकर औसतन 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक आ गए हैं। इस कीमत में टमाटर बेचने पर खेती की लागत व फसल को तुड़वाने और छटवाने और इसे पैक कराकर मंडी तक पहुँचाने का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे झाबुआ जिले के किसानों की हालत ये है कि टमाटर जानवरों को खिलाने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरियन तकनीक से मशरूम की खेती शुरू हो गई है। इस मिशन के लिए गढ़वाल का कुमाऊं मंडल चुना गया है। कोरियन तकनीक से शुरू की गई यहां पर इसकी खेती काफी सफल साबित हो रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की अल्मोड़ा जनपद में ताड़ी खेत स्थित पहली यूनिट में
औषधीय गुणों से भरपूर ऑयस्टर मशरूम का करीब 1.5 क्विंटल रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। उत्तराखंड में मिशन मशरूम की ताड़ी खेत के चौ गाँव में कुमाऊं की पहली मशरूम उत्पादन यूनिट पिछले महीने ही स्थापित की गई थी। महंगे पॉली हाउस व अन्य महंगे उपकरणों से इतर प्राकृतिक रूप से मशरूम उत्पादन का देश के विभिन्न राज्यों में सफल प्रयोग करने के बाद उत्तराखंड में गढ़वाल को प्रयोग के लिए चुना गया था। चमोली, टिहरी, गढ़वाल और पौड़ी समेत करीब 6 जनपदों में कोरियन फॉर्मूले को आजमाने और सफल प्रयोग के बाद मिशन मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर ने ताड़ी खेत ब्लॉक के चौ गाँव में बीते माह कुमाऊं की पहली यूनिट स्थापित की थी। नहर में पानी और बिजली की कमी की वजह से गेहूं और धान जैसी परंपरागत खेती लगभग चौपट हो गई है। इसका दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग। जी हाँ, यही कारण है कि किसानों को अपनी खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है। इतनी मेहनत के बाद भी किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद कम रहती है। रही सही कसर अक्सर कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश का पानी पूरा कर देता है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती की तलाश में होशियारपुर के आसपास के गाँव के कई प्रगतिशील किसान शाकाहारी लोगों की खास पसंद माने जाने वाले मशरूम की खेती को प्राथमिकता देने लगे हैं। मशरूम की खेती के लिए किसानों को ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती है। मशरूम की खेती किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां सरकार द्वारा 500 और 1000 का नोट बंद करने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए मेट्रो रेलवे स्टेशन पर 500 और 1000 के नोट का शनिवार तक इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली मेट्रो के रेलवे स्टेशनों पर पुराने 500 और 1000 के नोटों को बदलने की अनुमति दे दी गई है। दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए सरकार ने शनिवार तक दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर पुराने 500 और 1000 के नोटों का शनिवार तक इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि कुछ सार्वजनिक सुविधाओं में पुराने नोटों को अगले 72 घंटे तक स्वीकार किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी, रेल टिकट काउंटर, सार्वजनिक परिवहन के टिकट काउंटर, हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के टिकट काउंटर, मिल्क बूथ और पेट्रोल पंप और इसी सूची में अब मेट्रो स्टेशन भी शामिल हो गया है, जो पहले शामिल नहीं था। खरीफ की खेती के बाद अब कृषि विभाग रबी उत्पादन अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। इसके लिए विभाग ने बिहार के बक्सर जिले का रबी फसल का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कृषि विभाग द्वारा बिहार के बक्सर जिले में रबी फसल का लक्ष्य निर्धारित हो गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार जीरो टिलेज तकनीक से 1167 एकड़ में गेहूं की खेती की जाएगी। जीरो टिलेज का मतलब फसल को बिना तैयार किए सीधे जमीन में मशीन की सहायता से बुआई करने से है। इसको जीरो टिल, नो टिल या फिर सीधी बुआई भी कहा जाता है। इसके लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। विभाग इसके लिए 34,54,320 रुपए अनुदान वितरित करेगा। किसानों को प्रति इकाई के लिए 2,960 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा इस बार आधुनिक तकनीक से किसानों को नया अनुभव देने का भी प्रयास करेगा। गेहूं के साथ साथ दलहन व तिलहन का भी लक्ष्य निर्धारित है। कई योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान पर बीज व जैविक उर्वरक का भी लाभ दिया जाएगा। जिले में करीब 80,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाएगी। 80,000 हेक्टेयर में से 1,167 एकड़ में जीरो टिलेज से बुआई की जाएगी। इसके अलावा अन्य योजनाओं के तहत भी खेती का लक्ष्य है। दक्षिणी हरियाणा में रबी सीजन की मुख्य फसल चने की बिजाई मात्र 10% से भी कम हुई है। यहाँ के किसानों का चने की बिजाई से हर साल पीछे हटने से कृषि विभाग की समस्याएं बढ़ रही हैं। रेतीले क्षेत्र की भूमि में कुएं के पानी से बिरानी व्यवस्था खत्म होने, पोटाश और नाइट्रोजन जैसे अनमोल पोषक तत्वों की उत्पादन में लगातार कमी से किसानों का मोह भंग होना लाजमी है। किसानों का चने की बिजाई से हर साल पीछे हटने से कृषि विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव जैसे जिलों में भूमिगत जल स्तर
बहुत नीचे चला गया है। किसानों ने भी समय के साथ अपनी फसल की बिजाई व उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कम सिंचाई पर निर्भर रहने वाली सरसों, गेहूं और जौ की किस्मों को अपनाना शुरू कर दिया है। दक्षिण हरियाणा की रेतीली भूमि में फसल बिजाई के लिए किसान पहले बरसाती पानी पर निर्भर रहा करते थे। इन क्षेत्रों में लंबे समय से ही रबी सीजन में चने व सरसों को किसानों की नकदी व पसंदीदा फसल मानी जाती है, जिनमें सिंचाई के लिए कम पानी व खाद बीज की कम लागत के बाद उत्पादन ज्यादा होना भी किसानों को लुभाता रहा है। लेकिन ट्यूबवेल की गहराई से आने वाला पानी अब किसानों की चने व मूंग जैसी फसलों के लिए कम फायदेमंद साबित हो रहा है। चने को ग्रामीण क्षेत्र में देशी बादाम भी माना गया है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।